नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। देहरादून और दिल्ली का सफर होगा शानदार। उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस की देंगे सौगात। उत्तराखंड में आज से G20 की दूसरी बैठक। वहीं G20 डेलीगेट्स ऋषिकेश में गंगा आरती में हुए शरीक। स्थानीय परंपरा के मुताबिक गंगा दर्शन का उठाया आनंद। लक्सर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। ओवरलोड ट्रक के कुचलने से 3 युवकों की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप। 9 दिनों से रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर। चंपावत से आए रेडियोलॉजिस्ट ने लिए अल्ट्रासाउंड। हरिद्वार के जवालपुरा क्षेत्र में गोदाम में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस की आज सौगात मिलने वाली है। वहीं देहरादून से दिल्ली के बीच चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में शुरू होने वाली है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस की सौगात है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत जी जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने वाले हैं। ऐसे में इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है और इस ट्रेन में क्या क्या सुविधा दी जाएगी, इसकी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल फातिमा, कहना चाहूंगा आज वंदे भारत जो ट्रेन है वो उत्तराखंड को मिलने जा रही है और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यानी दिल्ली से प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा करके आज पहली उत्तराखंड के लिए वंदे भारत आज ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, जिसमें आप सीधे तौर पर देखेंगे कि ये ट्रेन हाई रेजोल्यूशन पर तैयार की गई ट्रेन है। भारत में निर्मित ट्रेन है जिसमें तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तमाम वो फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें 5 स्टेशन तैयार किए गए हैं। यानी अगर आप देहरादून से दिल्ली के लिए देखेंगे तो तकरीबन 4.25 घंटे का समय ये लेगी और इससे पहले जो जन शताब्दी एक्सप्रेस चलती है वो 6 घंटे का समय लेती है। तो लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए अगर दिल्ली जाना है, भारत की राजधानी पहुंचना है, तो कम समय में और बड़े आरामदायक स्थिति में पहुंच सकते हैं। 140 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी और इसके अलावा ये सहारनपुर भी जाएगी। यानी 1 घंटे का समय हरिद्वार लेगी, हरिद्वार से रुड़की, रुड़की से सहारनपुर, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, आनंद विहार पहुंचेगी। कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सरसिंह धामी अभी देहरादून रेलवे स्टेशन पर संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले रेल मंत्री संबोधित कर रहे थे और ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। वो हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को आज रवाना करेंगे, जो उत्तराखंड वासियों की किसी सौगात से कम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। और अब पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, जिसको आपको सुनाते हैं। युग दृष्टा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, भारत के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, सुबोध उनियाल जी, सांसद माला लक्ष्मी शाह जी, नरेश बंसल जी, हमारे उपस्थित सभी
विधायकगण, सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी उत्तराखंड के भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमारे प्रदेश को 100% विद्युतीकरण रेल लाइन की सौगात देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सब का सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब ये दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, नए युग की रेल सेवा वंदे भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के विजन का साक्षात उदाहरण है। बीते 9 सालों में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल का स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वदेश में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उत्तराखंड में G20 की बैठक में सम्मिलित होने आए G20 के डेलीगेट्स द्वारा परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा आरती में प्रतिभाग किया गया। विभिन्न देशों के G20 डेलीगेट्स गंगा आरती के दौरान आध्यात्मिकता से सरोवर दिखे और इस दौरान उन्होंने स्थानीय परंपरा के अनुसार गंगा दर्शन का आनंद लिया। G20 डेलीगेट्स का परमार्थ निकेतन में स्थानीय परंपरा, मांगलिक परंपरा और रीति रिवाज के साथ भव्य स्वागत किया गया। आरती के दौरान डेलीगेट्स को रुद्राक्ष की पौधे भेंट की गई। उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक आज से शुरू होने वाली है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की द्वितीय बैठक होगी। 25 से 27 मई तक नरेंद्र नगर में आयोजन हो रहा है। वहीं बैठक के बाद शाम को गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी डिनर में शामिल होंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार प्रतिनिधियों का स्वागत सत्कार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं श्रीनिवास पंत जी। श्रीनिवास, आज G20 की दूसरी बैठक शुरू होने वाली है। ऐसे में बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? और अगर बात करें G20 प्रतिनिधियों का, तो किस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने उनका स्वागत सत्कार किया? बिल्कुल फातिमा, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि G20 की बैठक का आयोजन करने का मौका उत्तराखंड को मिला है। पहली बैठक रामनगर में आयोजित की गई थी और दूसरी बैठक उत्तराखंड के ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित की गई है, जहां पर जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट से तमाम जो डेलीगेट्स है, जिसमें कि 10 ऐसे विदेशी मेहमान हैं, उसके बाद जो 9 इनवाइट कंट्री के मेहमान हैं, उसके अलावा जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो पहुंचे हैं। उनका स्वागत उत्तराखंड के छोलिया नृत्य से किया गया है। पारंपरिक पहाड़ की जो वेशभूषा है, सांस्कृतिक वेशभूषा है, उसको लेकर के उनका स्वागत हुआ है, अभिनंदन हुआ है, माथे पर तिलक लगाया गया है, गले में रुद्राक्ष की माला डाली गई है। यानी उत्तराखंड का जो पौराणिक परंपरा है उसके मद्देनजर उनका स्वागत हुआ है। और उस स्वागत को जो विदेशी मेहमान थे उनको काफी ये स्वागत प्रक्रिया भाई है और उन्होंने इसका दीदार किया है। इसके अलावा जो ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में, हरिद्वार और ऋषिकेश में जब गंगा आरती होती है तो वो एक विंगम दृश्य देखने को मिलता है और इसी विंगम दृश्य को देखने के लिए तमाम मेहमानों को परमार्थ निकेतन जो त्रिवेणी घाट है वहां पर भी इनवाइट किया गया है ताकि वो गंगा आरती वहां पर देख सके। इसके अलावा नरेंद्र नगर में जो राजमहल है वहां पर उनके रहने की व्यवस्था है। शाम को जो रात्रि भोज है जिसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो एंटी करप्शन
जो ग्रुप है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है कि किस प्रकार से स्वस्थ पारदर्शी नीति के साथ संचालन होगा सरकार का, गुड गवर्नेंस कैसी होगी। तो वर्किंग ग्रुप की ये द्वितीय बैठक है जो नगर में आउट हुई है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। यानी 2 दिवसीय बैठक 25 से लेकर 27 तक ये नगर में चलने वाली है और इसमें गाला डिनर का आज आयोजन शाम को किया जाएगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, सांस्कृतिक होगा और एक विरासत के तौर पर तमाम जो विदेशी मेहमान है वो भी इसको संजो करके अपने देश में लेकर जाएंगे। ऐसी मेजबानी उत्तराखंड की ओर से की जा रही है। श्रीनिवास, अगर बात करें G20 प्रतिनिधियों का, तो कौन कौन से देश के प्रतिनिधित्व इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम जो एंटी करप्शन ग्रुप के मेंबर हैं उस मेंबर के तहत अगर हम देखेंगे तो तमाम अलग अलग प्रकार के जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं एंटी करप्शन देश में, जिस प्रकार से 10 जो देश हैं उनके प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया है और इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते हैं उन्होंने भी इसमें प्रतिभाग किया है, जिसको लेकर के उत्तराखंड को मेजबानी मिली है। और मेजबानी मिलने के साथ ही जिस प्रकार से लगातार जो 62 मेहमान थे वो उत्तराखंड पहुंचे, जिसमें कनाडा के हैं, सऊदी अरब के हैं, इसके अलावा इंडोनेशिया के हैं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के हैं। ये तमाम मेहमान हैं जो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। जो डेलीगेट आए हैं उनमें 62 प्रतिनिधि हैं। जो 62 प्रतिनिधि उत्तराखंड पहुंचने के साथ ही आज जो 2 दिवसीय बैठक शुरू की गई है उसमें वो प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड की मेजबानी मिली है तो उसके लिए व्यवस्था पूरी तैयार की गई है। प्रशासनिक व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, इसके अलावा उनके खान पान की व्यवस्था है, उनको सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराने की व्यवस्था है। इसको लेकर के G20 में तमाम जो मेहमान पहुंच रहे हैं उनको जगह जगह पर उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता के दीदार हो सके, इसलिए पूरा रंग उत्सव भी उस प्रक्रिया के तहत किया गया है ताकि मेहमानों को एक छोटे से स्थान पर ही पूरे उत्तराखंड का दीदार हो सके, जिसमें अलग अलग देशों के अलग अलग प्रतिनिधि मौजूद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो आज G20 की दूसरी बैठक शुरू होने वाली है जिसपे काफी अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है, जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है। रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहां G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव राजपुर रोड स्थित एक निजी आइसक्रीम की दुकान में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुल्फी का आनंद लिया, साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल्फी का भुगतान किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्य के उत्पादों और डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत राज्य में ऑनलाइन लेन देन प्रणाली की सराहना भी की। लक्सर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। टायर फैक्ट्री के पास फुरकाजी हाईवे मार्ग पर ओवरलोड ट्रक ने 3 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिससे बाइक पर सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर एसडीएम गोपाल बिनवाल, सीओ मनोज ठाकुर पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों से समझाइश की। शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजे हैं। वहीं साथ ही ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने के बाद जिला चिकित्सालय चंपावत से आए रेडियोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड किए। इस दौरान दूर दराज क्षेत्र से आई 40 गर्भवती महिलाओं और मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए गए। वहीं बुधवार को सीएमओ चंपावत डॉक्टर केके अग्रवाल के निर्देश पर चंपावत जिला चिकित्सालय में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिष्ट ने लोहाघाट आकर अल्ट्रासाउंड सेवा दी। बता दें कि बीते करीब 9 दिनों से लोहाघाट चिकित्सालय की रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने से उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट में अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप हो गई थी, जिसमें रोजाना दूर दराज से आने वाले कई गर्भवती महिलाओं को अस्पताल आकर वापस लौटना पड़ रहा था। धन्यवाद देते हैं हम स्वास्थ्य विभाग को और सीएमओ साहब को, जो उनने यहाँ व्यवस्था बनाई। 10 दिन से यहाँ अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद था। रेडियोलॉजिस्ट अस्वस्थ होने के कारण बाहर थी, तो सर ने यहाँ व्यवस्था बनाई है और लोगों में काफ़ी खुशी है। हम चाहते हैं यहाँ अच्छी व्यवस्था बनी रहे और यहाँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्थि विशेष रोग की सख्त आवश्यकता है। हम चाहते हैं जल्दी ये व्यवस्था भी यहाँ सुचारू हो जाए, तो लोगों में काफ़ी खुशी रहेगी। अब बात करते रामनगर की, जहां पे मोहल्ला गुलरघट्टी क्षेत्र में सिंचाई गूल में नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया कि इससे पहले भी एक नवजात का शव बरामद हुआ था। दोनों ही मामलों में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज मंगला रोड गुलरघट्टी में सुबह सिंचाई की गूल में एक नवजात बच्चे का शव मिला है और शव को हमने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और आसपास इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। जानकारी आया है कि कल शाम वहाँ नहीं था, सुबह कैसे आया है, इस संबंध में इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जाएंगे। पूर्व में भी एक ऐसा ही नवजात का शव मिला था, तो हम इसको जांच करेंगे कि ये कहाँ से आया है और इसके संबंध में जो भी सीसीटीवी देख के अन्य लोगों से जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सौगात दे रहे हैं। और उत्तराखंड के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। साथियों, मैं अभी कुछ घंटे पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है।
हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। जिस कोरोना से लड़ने में बड़े बड़े को लेकर चर्चा है, विश्व के लोग भारत को समझने के लिए, देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जैसे इतने सुंदर राज्यों के लिए ये बहुत बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड की मदद करने वाली है। साथियों, उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था, तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है। और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। अगर हम अभी ही देखें तो 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, नया रिकॉर्ड बना देती है। अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष जो कांवड़ यात्रा होती है, उसमें भी लाखों करोड़ों लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। देश में ऐसे राज्य कम ही हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की ये संख्या उपहार भी है और इतनी बड़ी संख्या को संभाल पाना एक भगीरथ कार्य भी है। इस भगीरथ कार्य को आसान बनाने के लिए ही डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से, डबल गति से काम कर रही है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला
मिशन का काम। चौथा रत्न, पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में 4000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं। पांचवा रत्न, 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। छठा रत्न, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। सातवां रत्न, करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना। आठवां रत्न, ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास। और नवा रत्न, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। और आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सोने पर सुहागा। इसलिए इन नवरत्नों की माला को पिरोने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं, उन्हें भी धामी जी की सरकार ने नई ऊर्जा दी है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 धाम महापरियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार होने से देहरादून दिल्ली के बीच सफर और आसान हो जाए। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।